सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। अजय बाबू, आज का सेशन हम लोग महाभंडारा स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि सर पहला क्वेश्चन जो है ना वो सही बात मायने में, गुड इवनिंग बच्चे, खुश रहिए, एक बेहतरीन क्वेश्चंस का नमूना है। पहली बार जब ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में, एग्जाम में, तो पहली बार जब बहुत सारे बच्चे जो थे उन्होंने इस क्वेश्चंस को पढ़ तो लिया, लेकिन एक्चुअल में वो इस क्वेश्चंस को समझ ही नहीं पाए कि क्वेश्चन एक्चुअल में कह क्या रहा है। तो देखिए, कहता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन अरेंज करेक्टली विल स्पेल द वर्ड फ्लेवर। तो फ्लेवर वर्ड को क्या करना है, करेक्टली अरेंज करना है, पता चल गया। लेकिन जिन बच्चों ने हिंदी में इस क्वेश्चंस का अनुसरण किया कि निम्नलिखित में किसे ठीक प्रकार व्यवस्थित करने पर शब्द फ्लेवर की वर्तनी बनेगी। अब वर्तनी इतना टेढ़ा शब्द था बच्चों के लिए कि बहुत सारे बच्चों के होश उड़ गए कि सर ये वर्तनी वर्ड कौन है, और एग्जाम में बच्चा बैठा हुआ है उसको क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि वर्तनी क्या है। जबकि अगर इसी क्वेश्चंस को बच्चा इंग्लिश में थोड़ा सा भी पढ़ लेता तो देख लेता व्हेन अरेंज करेक्टली। तो व्हेन अरेंज करेक्टली का मतलब हो गया कि इसको बस अरेंज कर दीजिए। अब देखिए, हमको पहले वर्ड में एफ चाहिए, तो जनवरी में एफ तो है नहीं, खत्म। मई में एफ है नहीं, खत्म। जुलाई में एफ है नहीं, खत्म। फरवरी में एफ है, तो पहला वर्ड मिला। अब एफ के बाद एल चाहिए, तो जुलाई में एल है। उसके बाद ए चाहिए, तो अगस्त में ए है। उसके बाद भी चाहिए, तो नवंबर में भी है। उसके बाद अक्टूबर में ओ, और मार्च में आर मिल गया। यही हमारी वर्तनी तैयार हो गई। तो ऐसा नहीं था कि ये क्वेश्चन भारी था, लेकिन जब पहली बार मार्केट में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो इंग्लिश भाषी के लिए क्वेश्चन आसान था, लेकिन हिंदी भाषी के लिए जो वर्तनी शब्द था ना, उसको डायलेमा में बच्चों को डाल दिया कि आखिर इस क्वेश्चंस के साथ हमको करना क्या है। तो आगे से याद रखोगे इस बात को, अगर हिंदी वर्ड कोई बहुत टफ आ जाए जो आप नहीं कैरी कर पा रहे उस समय, तो कोशिश कीजिए उसका इंग्लिश मीनिंग देख लीजिए, ऑलमोस्ट आपका जो पोजीशन है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर रुक करते हैं। अब देखिए क्या दे रखा है, तो सर गोल है ना, और इसको एच पी बी और एम लिखा, +1 कर दो ना, जी से एच, ओ से पी, ए से बी, एल से एम। अब सेम प्रोसेस के साथ पोस्ट के लिए आंसर देना है, +1 कर दो, पी से क्यू हो गए, ओ से पी हो गए, एस से टी और टी से यू हो गया, यानी क्यू पी टी यू चाहिए। क्यू पी टी यू कहीं है क्या, क्यू पी टी यू ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, यही बेस्ट आंसर होगा। देखिए ध्यान से, कार हैव व्हील्स को @ हैस लिखते हैं, व्हील्स आर रेड को सू बे मुंह लिखते हैं, आई हैव रेड कार को 7 @ हैस लिखा जाता है। कहता है व्हील्स कार को कैसे लिखो। तो देखिए, व्हील्स और कार को लिखने के लिए हमें सिर्फ यहां से हैव को हटाना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले में भी हैव है, और यहां देखो लास्ट वाले में भी हैव है। अब ध्यान से अगर हम देखें तो दोनों में @ जो है ना वही कॉमन दिख रहा है। तो कार व्हील्स के लिए मुंह और हैस हो सकता है, मुंह और हैस ऑप्शन नंबर ए में हमें स्पष्टता देखने को मिल रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, आंसर हम लोग इसका है ना ए को करेंगे, यही बेस्ट आंसर होगा। ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित 4 शब्द में युग्म दिए गए हैं, यानी जोड़ा दिए गए हैं, जिसमें से 3 शब्द युग्म एक समान संबंध से संबंधित। तो मक्का कहाँ से निकलता है, तो भुट्टा से, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि मक्का भुट्टा में होता है, किताब पुस्तकालय में होता है, विद्यार्थी कक्षा में होता है। लेकिन टमाटर आलू में नहीं ना होता है, टमाटर अलग चीज है और आलू क्या है, अलग चीज है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग बी को कर लेंगे।
देखिए 1/4 को 1/8 लिखा है, अगर देखोगे ना तो बेस को बस 2 गुना कर दिया गया। तो 1/3 में जब बेस को हम 2 गुना करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, जो कि स्पष्टतः ऑप्शन नंबर सी में हम देख पा रहे हैं। अब देखो 52 से 221 हो, अगर 4 से गुना करते तो 4 दूना 8 हो गया और 5 चको 20, 208 तक पहुंच। 221 में से 208 की अगर कमी करते हैं, 11 में से 8 यानी 13 चाहिए। तो 13 के लिए हमको क्या चाहिए, तो हम इसमें प्लस करें, कितना 13। तो क्या प्लस करेंगे, तो यही जो 52 दिया हुआ है ना, इसको अगर हम 4 से भाग दे दे तो 13 चको 52 मिलेगा क्या। तो ये जो 13 निकला ना, इसी 13 को हम यहाँ प्लस, अब हम 221 तक पहुंच सकते हैं। अच्छा सेम काम करके देखते हैं, अगर 20 को हम 4 से गुना करते तो 20 चको कितने हो जाएंगे, तो 80 हो जाएंगे। और 20 को यदि हम 4 से भाग दिलवा देते तो कितना आ जाएगा, तो 5। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो आंसर 85 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता हमें देखने को मिल रखा है। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। गुड इवनिंग बच्चे, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सुटेबल आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, रीजनिंग फॉर एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल4 और इंटर लेवल के लिए लाइव क्लासेस, क्लास पीडीएफ, पीडीएफ नोट्स, अनलिमिटेड टाइम वॉच है। आप बिल्कुल इसको लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर आपको दिया गया है, वैलिड आपकी 12 मंथ है। जब से इनरोल करवाइएगा तब से 12 महीने तक इस बैच की वैलिडिटी आपके पास मिल जाएगी, और मात्र 199 की मिनिमम फी पर आप इस बैच को परचेस कर सकते हो। इस बैच की खासियत क्या है कि ये बैच पूरी तरीके से एमसीक्यू पे आधारित बैच है, यानी फुल्ली रूप से एमसीक्यू बैच है। हम इसमें करीब 2000 के आसपास या 2000 प्लस क्वेश्चन ही जो है वो हम आपका एमसीक्यू के रूप में सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इस बैच में कोई भी चैप्टर होगा, यदि चैप्टर आसान है तो उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 60 70 80 हो सकते हैं, और अगर कोई टॉपिक बहुत ही कठिन टॉपिक है तो उससे आपके 100 या 125 क्वेश्चन भी एक टॉपिक से हो सकते हैं। तो इस वाले बैच से आप पूरे के पूरे रीजनिंग को कवर कर सकते हो। 12 महीने वैलिड है। आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके लैपटॉप में जिस दिन आप परचेस करोगे उस दिन से 12 महीने तक ये बैच आपके मोबाइल में, लैपटॉप में बिल्कुल दिखने वाला है। लाइव क्लासेस कंटिन्यू चलेगी, क्लास पीडीएफ आपके पास कंटिन्यू आएगा, पीडीएफ के रूप फॉर्म में सारे नोट्स मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आप अनलिमिटेड टाइम वॉच कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही बार देख सकते हो, आप जितनी बार चाहो कभी भी अपनी वीडियो मोबाइल में, लैपटॉप में खोल करके देख सकते हो। फी कितनी है, तो मात्र 999 फी रखी गई है, और ये मात्र लिमिटेड टाइम के लिए बच्चे हैं, तो इसको मिस मत कीजिए। ये आपके इनर्जेटिक एक्सपीरियंस को बढ़ावा दे दे, ठीक है। भूली बिसरी जितनी यादें हैं वो सारी इस बैच में ताजी हो जाएंगी। जहां भी कॉन्सेप्ट में लचीलापन की जरूरत है वो लचीलापन आ जाएगा, और जहां आप भूले बिसरे हो चीजों को वो आपके माइंड में फिर से हम रिमाइंड करवा देंगे। तो इस बैच को लेने का मजा बहुत ही बेस्ट है। देखिए कुछ नहीं किया, 18 और 14 को जोड़ दिया एक साथ, तो 8 4 12 का 2, हाथ में 1 2 1 1 2 1 3 32। इसी तरह से अगर हम 45 में 17 को जोड़ देते हैं, 7 5 12 का 2, 4 1 5 1 6। तो इसी तरह से हम 29 और 33 को आपस में जोड़ते हैं, 9 3 12 का 2, हाथ में 1 3 2 5 और 1 6, यानी 62 आ जाएगा, जो कि स्पष्ट रूप से हम ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चे आंसर हम डी को करेंगे, यही परफेक्ट है। नेक्स्ट वन, अच्छा देख लो, 2 + 1 3, 3 3 6, 6 4 10, इस पूरे बॉक्स का वैल्यू आ गया 10। 4 और 1 5, 5 5 10, इस पूरे बॉक्स का भी वैल्यू आ गया 10।
7 3 10, इस पूरे बॉक्स का भी वैल्यू आ गया 10, तो इस पूरे बॉक्स का भी वैल्यू 10 चाहिए, और 10 चाहिए यानी यहाँ जे चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग बी को लगाएंगे, यही हमारे लिए परफेक्ट आंसर है। हाँ, अभी हमने बात करी थी कुछ क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम में डाले हैं, ठीक है। उसमें से ये भी एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बच्चों को काफी तंग किया था, बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन ने तंग कर दिया, जबकि देखिए एकदम कुछ नहीं था। ऊपर वाले संख्या को पकड़िए, 2 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया, 4 हो गया, 1 की कमी कर दी, 3 आ गया, यानी नीचे वाली। ऊपर वाले संख्या को पकड़ लीजिए, क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 हो गया, 1 की कमी कर दीजिए, 24 आ गया, यानी नीचे वाली संख्या आ गई। फिर से ऊपर वाली संख्या को पकड़िए, 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64, प्लस 1 करेंगे, 65, यानी नीचे वाली संख्या आ गई। फिर से पकड़िए, 11 का स्क्वायर है, 121 हो जाएगा, और 1 की कमी कर दीजिए तो 120 हो जाएगा, नीचे वाली संख्या मिल गई। तो 2 बार क्या होता है ना कि स्क्वायर करके 1 माइनस होता है, और तीसरी बार स्क्वायर करके 1 प्लस होता है। तो यहां जब ये सीक्वेंस यहाँ पे आकर के टूटा, तो फिर एक बार स्क्वायर हुआ है तो दूसरी बार भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, और एक बार माइनस होगा, और तो 196 में 1 की कमी करेंगे तो 195 हमारे लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। अगर इसके आगे वाले टर्म में हम ले जाते तो अब यहाँ अगले का स्क्वायर होकर के +1 हो जाता, तो अभी हमारा आंसर कितना आएगा बच्चे, तो अभी हमारा आंसर 195 आएगा, यही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होने वाला है। नेक्स्ट वन देखिए, शाकभक्षी, बाघ और पशु, तो ये पूरा हमारा पशु हो गया, ठीक है। अब हार्बीवोरस, शाकभक्षी, बाघ शाकभक्षी नहीं है, ये हो गया टाइगर। ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। तो हम लोग बाबू किसको आंसर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को आंसर करेंगे, यही हमारे लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए कितनी महिला डॉक्टर है जो पारा स्नातक नहीं है। तो हमको महिला तो चाहिए, ठीक है, हमें डॉक्टर भी चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या नहीं चाहिए, तो पारा स्नातक नहीं चाहिए। तो बस ये 7 ही डॉक्टर ऐसे हैं जो डॉक्टर भी हैं, महिला भी हैं, लेकिन पारा स्नातक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे बच्चे, यही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, कहता है सर हमने आपको एक आरेख दिया है जिसका अध्ययन आप कीजिए। अब कहता है उपर्युक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उन लड़कियों की संख्या जो ना तो जिम्नास्ट है और ना ही पदक विजेता है, वो 23 है। तो देखिए, उन लड़कियों की संख्या जो ना तो जिम्नास्ट है ना ही पदक विजेता है, उनकी संख्या 25 है, उनकी संख्या 25 है। लेकिन यहाँ क्या लिख रखा है, 23, गलत हो गया। इसका सही आंसर कितना होता, 25, तो गलत हो गया। उन लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्ट भी हैं 41 है। तो हमको ऐसी लड़कियां चाहिए जो जिम्नास्ट है, ठीक है। तो देखिए लड़की यहां तक है और जिम्नास्ट यहां तक है, तो यही 14 और 11, 14 10 24 1 25। तो वैसी लड़कियां जो जिम्नास्ट भी हैं 25 ही गो होगा। तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि इसका आंसर भी आएगा 25। 14 + 11 25 लड़कियां ही ऐसी हैं जो क्या है, तो जिम्नास्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं।
उन पदक विजेताओं की संख्या जो लड़कियां भी हैं 27 है। तो पदक विजेता के साथ क्या चाहिए, तो लड़की भी चाहिए, यानी पदक विजेता के साथ साथ हमको लड़की भी चाहिए। तो 16 10 26 1 27, बिल्कुल 27 है, यानी ये हमारा सही आंसर है। फिर कहता उन जिम्नास्टों की संख्या जो पदक विजेता भी हैं 34 है। तो देखिए जिम्नास्ट जो पदक विजेता है 11 8 19 गो है, तो ये भी गलत है, यहाँ 19 होता तब सही होता। तो एक्चुअल में सही कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर। यानी जिन बच्चों ने इस क्वेश्चंस को धीरे पढ़ के अटेम्प्ट लिया उनके लिए ये क्वेश्चन दर्द नहीं था, और जिन बच्चों ने बहुत स्पीड में इस क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश की वो बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो क्वेश्चंस काफी अच्छा है और बिल्कुल एकदम लॉजिकल क्वेश्चन। देखो बच्चे, एक ही पासे को है ना 3 बार घुमाया गया और प्रश्न पूछे गए हैं कि 2 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे। तो देख लो यहाँ 2 बिंदु दिखता है ना, इसको जानने वाला 4 भी है और 6 भी है। तो यहाँ 6 दिखता है, यहाँ 4 दिखता है। अब सोचो 6 6 दोनों में कॉमन है, तो 6 से 2 आने के लिए क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 6 से क्लॉकवाइज चलने पे 5 होगा। 2 के बगल में कहीं भी 5 नहीं बैठा है, तो 2 का अपोजिट 5 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी को अपने लिए हम बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनाएंगे। तो आंसर हमारा बी जो है ना यही बेस्ट आंसर है। कहता है यदि 1 के निकट में 2 4 6 हो, ऐसे समझो। पासा का क्वेश्चन है। पासा तो आप देखे होंगे, उसका टोटल 6 सरफेस होता है डाइस का। कितना सरफेस होता है बच्चे, तो डाइस का टोटल 6 सरफेस होता है। ठीक है, लो अब बोला कि सर 1 के निकट में 2 4 और 6 है। मान लीजिए हम 1 को ऊपर रख लेते, तो इसके निकट में कौन कौन हो सकता है, तो इधर 2 को रख लिए, सामने 4 को रख लिए और इधर 6 को रख। तो 1 के निकट में 6 भी है, 1 के निकट में 2 भी है और 1 के निकट में 4 भी है। तो अब डाइस में बच कौन गया, तो सर 3 और 5 बच गया। तो अगर 3 को हम नीचे रखेंगे तो 5 को पीछे रखना होगा, या 3 को हम पीछे रखेंगे तो 5 को नीचे रखना होगा। यही रूप हमारा बन करके तैयार हो सकता है। अब कहता कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, तो कहता 3 और 5 आमने सामने नहीं, 3 और 5 बगल में हो सकता है, लेकिन 3 और 5 आमने सामने नहीं हो सकता। 3 के निकट में 5 है, बिल्कुल 3 के निकट में 5 हो सकता है। 1 के निकट में 3 है, ये हम सियोरिटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि 3 को हम पीछे रखेंगे तब तो 1 के निकट होगा, लेकिन 3 को अगर नीचे रखेंगे तो 1 के सामने हो जाएगा। यानी ये सियोरिटी के साथ नहीं कह सकते। 2 और 6 आमने सामने, ठीक है, तो देख लीजिए 2 और 6 आमने सामने हो भी सकते हैं या आमने सामने नहीं भी हो सकते हैं। कैसे, अगर इसी डाइस को हम इस तरह से रिएक्ट करवा दिए होते तो फिर 2 और 6 आमने सामने कभी भी नहीं आ पाता। देख लो, अगर 1 को मान लीजिए कि हम ऊपर ही रखते हैं और 4 को हम आगे और 6 को इधर और 2 को हम पीछे रख देते हैं, तो 1 के आगे 4 है, 1 के पीछे 2 है, 1 के दाएं 6 है, तो अभी भी तो 1 के बगल में 2 4 6 है। लेकिन जरूरी नहीं है कि 2 4 एक दूसरे का क्या हो जाए, 2 और 6 एक दूसरे के आमने सामने हो जाए, इसका कोई 100% गारंटी नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन बी को हम नहीं काट सकते हैं, हम कुछ भी कर लेंगे ना तो 3 और 5 एक दूसरे के अगल बगल में ही आ जाएगा, चाहे हम डाइस को कैसे भी क्यों ना घुमा के रोटेट कर दे, 3 और 5 हमेशा एक दूसरे के अगल बगल में ही मिलेगा। तो इसीलिए बी नंबर आंसर जो हमारा है वही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर। एक व्यक्ति सुबह के समय सूर्य की दिशा में मुख करके चलना प्रारंभ करता है। कुछ समय के बाद बाईं ओर मुड़ेगा तो उत्तर में जाएगा,
उसके बाद वो फिर अपनी बाईं ओर मुड़ेगा तो पश्चिम में चला जाएगा। अब सुबह में सूरज कहाँ होता है? तो ईस्ट में होता है, पूरब की ओर होता है, सब लोग जानते हो। अब एक व्यक्ति पूरब की ओर चलना शुरू किया, पहला टर्न उसका लेफ्ट था और दूसरा टर्न भी उसका लेफ्ट था। अब पूछ रहा है सर किधर जा रहा है? तो अब वो बच्चे पश्चिम दिशा में जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यही बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लगा लेंगे। देखिए पोल एच पोल आर के पूरब में है, यानी जहां भी आर नाम का पोल है ना, तो इसके पूरब में अगर हम जाते हैं तो पोल एच मिलता है, तथा पोल डी के उत्तर में है। तो तथा दूर वाले के लिए यानी दूर वाला एच है, तो एच कहाँ है? तो डी के उत्तर में है। पोल डी पोल आर से किस दिशा में है? तो अगर आर के रिस्पेक्ट में हम पोल डी को देखने जाएंगे तो डायगोनल होगा। ये सामने हमारा ईस्ट है, ये सामने वेस्ट है, ऊपर हमारा नॉर्थ है और नीचे हमारा साउथ है। तो आर से डी जाने का मतलब है कि हमें साउथ ईस्ट में जाना होगा, यानी कि दक्षिण पूरब में जाना होगा, जो कि स्पष्ट रूप से हम ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर हमारा जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि बेस्ट आंसर होगा। देखो, एक आदमी का मुख उत्तर पश्चिम में, वो दक्षिणावर्त 90 डिग्री और वामावर्त 180 डिग्री और फिर वामावर्त 90 डिग्री। तो दक्षिणावर्त 90 डिग्री से वामावर्त 90 डिग्री कट गया, अभी भी हमारे पास 180 डिग्री वामावर्त बच गया। इसका मतलब उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो उत्तर का अपोजिट दक्षिण और पश्चिम का अपोजिट पूरब, यानी आंसर हमारा दक्षिण पूरब हो जाएगा, जो कि स्पष्ट रूप से हम ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं। आप चाहो तो डायरेक्शन व्हील की मदद से भी इस क्वेश्चंस को इत्मीनान से सॉल्व कर सकते। ध्यान दोगे यहाँ? कहता है एक आदमी का मुख उत्तर पश्चिम में है, तो आदमी का मुख उत्तर पश्चिम में है, वो दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है और फिर वामावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है और फिर वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम करके रुक जाता है। तो उसका मुख कहाँ चला आया? तो उसका मुख बच्चे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चला आया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर 5 नदियां हैं ए बी सी डी ई, ए नदी बी से छोटी। तो नदी ए की बात करें ना तो बी से छोटी है, परंतु ई से लंबी। चलिए, सी सबसे लंबी है और इस 5 नदियों में अगर हम ध्यान से देखें तो कहा गया कि सी जो है सर सबसे लंबी, डी बी से थोड़ी छोटी और ए से थोड़ी लंबी है, यानी डी को ए और बी के बीच में रहना होगा। तो 2 नंबर पे हम बी को जगह देंगे, 3 नंबर पे डी को, 4 नंबर पे ए को और 5 नंबर पे हम ई को जगह देंगे। यही अरेंजमेंट हमारा परफेक्ट आएगा। कहता है सर बता दो सबसे छोटी नदी कौन है? तो सबसे छोटी नदी ई है, जो कि स्पष्ट रूप से ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रखा है। तो प्यारे बच्चे आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लगा लेंगे। कहता है एक पंक्ति में सादिक सामने से 14वें स्थान पर, जबकि जोसेफ का अंत से 17वां स्थान है, तथा सादिफ और जोसेफ के बीच में जेन है। यदि सादिक जोसेफ से पहले खड़ा है, तो सादिक जोसेफ से पहले खड़ा है, यानी ओवरलैप की स्थिति नहीं बन पाई। तो सादिक और जेन के बीच में कितने बचे? अब ध्यान से देखो, टोटल बच्चे कितने हैं? तो 48 हैं, 17 ये और 14 ये, तो 17 और 14 हो गए 31। कितने हो गए? 31। तो 48 में से अगर हम 31 लोगों को निकाल लेते हैं तो यहां से 7 बचा और यहां से एक 17,
इसका मतलब 8 इधर 8 इधर, 9वां बच्चा हो जाएगा। अब पूछ रहा सादिक और जेन के बीच में कितने बच्चे खड़े हैं, तो जब 9वां जेन है तो 8 बच्चे बाबू बीच में खड़े हो जाएंगे, तो आंसर हमारा 8 हो जाएगा, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल होगा। अब देखिए हम इसको पूरे पैटर्न के साथ सॉल्व कर देते हैं। ये हमारा राइट इंड हुआ और ये हमारा लेफ्ट इंड हुआ, जिसको लेफ्ट को हम आगे भी कह सकते हैं और राइट को हम अंत या पीछे भी कह सकते हैं, अंत या पीछे भी कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए कहता है सादिक सामने से 14वें क्रम पे है, तो इस पंक्ति में अगर हम सादिक की बात करें तो 14वें स्थान पर सादिक का स्थान है। ठीक है। फिर कहता है जबकि जोसफ अंत से 17वें स्थान पे है, तो जोसफ अंत से कितने स्थान पे है, तो 17 नंबर पर जोसफ का स्थान। फिर कहता है कि यदि सात्विक जोसफ से कहाँ है, पहले है, तथा पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं, और फिर हमें पता है कि जेन जो है ना वो इनके बीच में। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि कितने लोग इनके बीच में हैं। तो टोटल लोग हमारे पास कितने हैं, तो 48 लोग हैं। अब टोटल 48 लोगों में से अगर हम 14 सीट सादिक का माइनस कर दे और 17 सीट जोसफ का माइनस कर दे, यानी 48 में से टोटल 31 सीट हमने माइनस कर दिया, तो अभी भी 17 सीट हमारे पास बचे हुए। तो ये 17 सीट जो बचा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यही 17 सीट सातिक और जोसफ के बीच में पड़ा हुआ है। अब प्रश्न के अनुसार सातिक और जोसफ के बीच में जेन है, तो जेन को बच्चे ठीक बीच में रहने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 इधर कट गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर कट गया, और 8 इधर कट गया। अब इनके ठीक बीच में कौन बैठा है, तो यही जेन का स्थान। अब प्रश्न क्या पूछा, सादिक और जैन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो इतने ही व्यक्ति ना सादिक और जैन के बीच में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 व्यक्ति सादिक और जैन के बीच में है। ये हुआ पूरा पैटर्न के साथ इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाए। देख लो कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो अगर इसको हम बात करें 1960 की, तो अंतिम डिजिट 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित है, यानी ये लीप वर्ष है। 1600 शताब्दी लीप वर्ष है क्योंकि ये 400 का गुणज है, और 2000 भी शताब्दी लीप वर्ष है क्योंकि ये 400 का गुणज है। तो ये तीनों हमारा लीप वर्ष है, लेकिन 1800 400 के गुणज पे नहीं है, ये हमारा साधारण शताब्दी वर्ष है। क्या है ये साधारण शताब्दी वर्ष है। तो यही सी बी नंबर ऑप्शन जो है ना, यही हमारे लीप वर्ष की श्रेणी में नहीं आने वाला है। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, ये साधारण शताब्दी वर्ष दे रखा था। कहता है 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार है, तो इसी तिथि को वर्ष 2008 में कौन सा दिन हो। ध्यान से देखिएगा, अगर हम 12 अक्टूबर 1997 की बात करें और ये सैटरडे का दिन है, हम डायरेक्ट इसमें 4 साल जोड़, जब डायरेक्ट हम इसमें 4 साल जोड़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 12 अक्टूबर 2003 को, और 2003 तक जाते जाते 5 शेष दिन मिल जाए। कितने शेष दिन मिल जाएंगे, तो 5 शेष दिन, क्योंकि कभी भी 4 साल आप चलोगे ना तो आपको 5 शेष दिन मिलेंगे। अब फिर से हम 12 अक्टूबर, ठीक है, और इसमें 4 साल फिर दे देते हैं,
तो जब इसमें हम 4 साल फिर देते हैं तो अब देख लो अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं, तो 4 3 7, यानी कि हम 12 अक्टूबर 2007 को पहुंच चुके हैं। तो 5 शेष दिन हमको और मिल जाएगा। कभी भी 4 वर्ष अगर हम लगातार चलेंगे तो 5 शेष दिन मिलेगा, ये तय है। अब देखो अब हम पहुंच रहे हैं 12 अक्टूबर और 2008 को। तो 2008 तो लीप वर्ष है और 29 फरवरी काउंट होगा, तो ये 2 दिन फिर काउंट हो। तो यहां काट दीजिए, 5 और 2 7 कट गए, बच गया सिर्फ 5। ठीक है, तो आगे जा रहे हैं ना, तो सैटरडे में हम लोग 5 दिन ऐड कर लेंगे, उससे अच्छा है 2 दिन की कमी कर देंगे और थर्सडे पहुंच जाएंगे। तो यदि 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार था, तो इसी तिथि को यानी 12 अक्टूबर 2008 को बृहस्पतिवार मिलने वाला है, यानी थर्सडे मिलने वाला है। हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो ये प्योर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है कि प्रत्येक 4 वर्षों में 5 शेष दिन जमा होता है, तब आपको 2008 तक एक लाइन से जाना पड़ेगा। तो याद रख लीजिएगा कि प्रत्येक 4 वर्षों में शेष दिनों की संख्या 5 होती है। क्या याद रखेंगे बाबू? प्रत्येक 4 वर्ष में शेष दिनों की संख्या 5 होती। ठीक है, एकदम याद रख लोगे, बन जाएगा। अब देखो एक तरीका इस क्वेश्चंस को बनाने का और है, उससे ये और फास्ट बन जाएगा। तो देखिए, हमें बोला ना कि सर 12 अक्टूबर से इसी तिथि को जाना है, तो 12 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तो कैंसिल हो गया, और 97 से 2008 जाने के लिए हमें टोटल 11 वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, 3 वर्ष इधर और 8 साल इधर। इसमें लीप ईयर को काउंट कर लो, तो एक 2000, एक 2004, एक 2008, कितना? एक हो गया हमारा 2000, एक हो गया 2004 और एक हो गया 2008, यानी कितना? 3 दिन। इससे बनाएंगे तो बनेगा, डेट और मंथ सेम हो गया। 97 है तो 98, 99, 100, 2000, 1 2 3 4 5 6 7 8, 11 साल। इस 11 साल में अगर हम लीप ईयर की कल्पना करते हैं तो एक लीप ईयर हमें 2000 मिलेगा, दूसरा लीप ईयर 2004 मिलेगा और तीसरा लीप ईयर 2008 मिलेगा, यानी 3 लीप ईयर मिल जाएंगे। और 11 और 3 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। नहीं बच्चे, इससे नहीं बनेगा, सैटरडे आंसर आ जाएगा उससे, जो कि एकदम गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ही आपको ये क्या करना होगा, बनाना होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं। देखिए, एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लगा। ठीक है, तो अगर ऐसे हम सोचे कि सर अगर 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लगाती है, तो एक बार बजने में 33/12 सेकंड का समय लगाएगी, तो 7 बार बजने में 33/12 और गुने 7 बार का समय लगाएगी। तो 7 या 21 का एक हाथ में 2, 7 या 21, 22, 23 को भाग देते हैं किससे? 12 से। तो 12 एकम 12 हो गया, बच गया कितना? तो 3 में से 2, 1, 1 और 1। ठीक है, 12 5 60, 12 6 12 से 12 96, 12 9 अठोतल से 12 9 108 हो गया। अब यहाँ 3 बचा, डेसिमल डाले 0 हो गया। 12 24, 12 दूना 24, यानी 90.2 हो गया। इसका मतलब इसको अंतराल पे बनाना होगा, क्योंकि 90.2 तो आंसर दिया नहीं है, अंतराल पे बनाना होगा बच्चे। देखिए ध्यान से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को अंतराल पे बनाना। देखो, पहली बार घड़ी बजी
दूसरी बार, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और ये 12वीं बार घड़ी। ठीक है, और इसमें टोटल इसको कितने, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। पहली बार घड़ी बजी और 12वीं बार घड़ी बजी, तो 1 से लेके 12 तक घड़ी को बजने में टोटल लग गया कितना मिनट का समय, तो 33 सेकंड का समय लग गया। तो ये पहली बार जब घड़ी हमारी बज ही गई तो ये एक तो खत्म हो गया, क्योंकि हम इसको जीरो में काउंट करेंगे। यानी टोटल कितनी बार और घड़ी बजेगी, तो 11 बार घड़ी और बजेगी, तब इस जीरो के साथ ये 11 बार जुटेगा तो 12 हो जाए। यानी कि ऑलरेडी हम लोग का 1 से लेके 12 के बीच में जो अंतराल हो गया ये 11 बार हो गया, और 11 बार बजने में 11 बार बजने में 33 सेकंड लगा। तो एक बार बजने में 33/11 इक्वल टू 3 सेकंड लगेगा। इसलिए 7 बार बजने में 33/11 इंटू 7, 7 नहीं 6, यहां भी तो अंतराल चाहिए ना, 6, क्योंकि 12 बार बजने का मतलब है 11 बार टोटल बजा, एक तो जीरो से शुरू होगा, तो 7 बार बजने का मतलब है अंतराल कितने होंगे, तो अंतराल जो होगा वो 6 होगा। तो 11 तिया 33 कट गया और 6 तिया 18 हो गए, यानी घड़ी टोटल 18 बार बजेगा। ये क्लॉक का काफी खूबसूरत सा क्वेश्चन है, जिसको आप अगर डायरेक्ट निकालने जाओगे, जैसे अभी हम निकाले थे, तो डायरेक्ट निकालने जाओगे तो ये निकलेगा ही नहीं। ये क्वेश्चन अंतराल पे डिजाइन करके दिया गया था, यानी पहली बार जब घड़ी बजी तो उसको जीरो मान लिया गया, और 12वीं बार घड़ी बजी तो यहां से तो एक बार घड़ी बज चुकी है, तो 11 बार और बजेगी तब ना हम कहेंगे 12 बार घड़ी बज चुकी। तो पहली बार जो घड़ी बजी उसको जीरो मान लिए कि यहां घड़ी एक बार बज गया, यानी शांत हो गई। अब यहां से हम काउंटिंग शुरू किए, तो यहां से काउंटिंग शुरू किए तो 11 बार घड़ी और बजेगी। तो ये इकलौता क्वेश्चन है जो अंतराल पे दिया गया है। अब जिन बच्चों को अंतराल नहीं मालूम है वो बच्चे जो है बिल्कुल इस क्वेश्चन में फेलवर हो जाते हैं, और जिन बच्चों को अंतराल मालूम है वही बच्चे 18 आंसर निकाल पाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये वाला क्वेश्चन अंतराल पे बेस्ट क्वेश्चन है, दोनों के बीच का अंतराल आपको निकालना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। अच्छा वाला क्वेश्चन था ये। देखिए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए आदमी ने औरत से कहा, तो आदमी ने किससे कहा, औरत से। उसकी माँ यानी व्यक्ति की माँ तुम्हारे यानी औरत के पिता की एकमात्र पुत्री, तो औरत के पिता की एकमात्र पुत्री औरत खुद होगी, और औरत ही उस व्यक्ति की माँ होगी। तो औरत का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो बच्चे औरत उस व्यक्ति की माँ है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए, कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, तो एक आदमी ने कहा, और किससे कहा, तो औरत से कहा। ठीक है, उसकी माँ यानी व्यक्ति की माँ तुम्हारे पिता की यानी औरत के पिता की क्या है, एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री। अब बताइए, औरत के पिता की एकमात्र पुत्री जब ये है तो इसकी बहन तो औरत नहीं हो सकती है, यानी ये औरत और ये महिला दोनों जो है ना बाबू, ये एक ही शख्स है। ये क्या है, ये एक ही शख्स है। तो अब पूछ रहा है औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो इस औरत को यह व्यक्ति माँ कह के संबोधित करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एक परिवार के सदस्य हैं, यानी 7 लोग हैं।
जिसमें से 4 वयस्क और 3 बच्चे, जिसमें 2 एफ और जी लड़की, यानी जो 3 गो बच्चा है ना उसमें से एफ और जी लड़की। तो एफ और जी लड़की है ये हमको मालूम चल चुका है। ए और डी भाई है, तो चलिए बनाते हैं। ए और डी जो है ये दोनों क्या है, भाई है। और ए एक डॉक्टर है और ए लड़का के साथ साथ एक डॉक्टर भी है। ई एक इंजीनियर है जिसकी शादी भाइयों में से एक के साथ हुई है। तो इंजीनियर की शादी या तो ए से हुई है या तो डी से हुई। चलिए छोड़ देते हैं, अभी आगे चलते हैं। और उनके 2 बच्चे हैं और ई की शादी जिससे होगी, तो ई तो महिला हो गई क्योंकि चाहे डी से ई शादी करे चाहे ए से शादी करे, तो ई महिला हो गई। और ये जिससे भी शादी करेगी इसके कितने बच्चे मिलने वाले हैं, तो इसके 2 बच्चे। अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया कि ई को हम ए के साथ कनेक्ट कर दें कि ई को डी के साथ। अब कहता है बी की शादी डी से है। अब देख लो यहाँ पे श्योर कर दिया कि सर बी की शादी किसके साथ हो रखी है, तो बी की शादी डी के साथ हो रखी है। यानी ई की शादी जो है ना वो ए के साथ होगी, तो ई महिला हो जाएगी। और इसके कितने बच्चे हो जाएंगे, तो इसके 2 बच्चे हो जाएंगे। और जी उनके बच्चे हैं, तो डी की शादी बी से हुई है और इनका बच्चा कौन है, तो जी है। अब जी जब इसका बच्चा है तो जी लड़का है या लड़की है ये तो बच्चा से पता चलेगा नहीं, लेकिन हमें एक और जानकारी मिली थी कि 3 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा जी है, तो एफ और जी लड़की है। अच्छा, तो एफ भी लड़की है और जी भी क्या है, लड़की। अब देख लो ए खत्म है, बी खत्म है, सी बचा हुआ है। सी लड़का है कि लड़की है, तो सी लड़का है क्योंकि 3 बच्चे में से 2 ही लड़कियां। तो जब सी 3 में से 2 लड़की है तो एक जो बेचारा सी बच गया है वो लड़का होगा। हमारा अरेंजमेंट पूरी तरीके से तैयार होगा। अब कहता है सी कौन है, तो सी जो है ना वो एफ का भाई है, नहीं ए का पुत्र है, बिल्कुल सही है। तो सी कौन है, तो ए का पुत्र है। जी का भाई तो नहीं होगा, चचेरा भाई होगा। ई की पुत्री भी नहीं होगा और एफ का पिता भी नहीं होगा। तो सी एक्चुअल में होगा कौन, तो ए का पुत्र हो जाएगा। यही बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। देखिए 7 पुस्तकें एक खास तरीके से एक के ऊपर एक रखी गई हैं। इतिहास की पुस्तक नागरिक शास्त्र की पुस्तक के ठीक ऊपर है। तो हिस्ट्री के पुस्तक की बात करें तो वो सिविक के पुस्तक के ठीक ऊपर है। भूगोल की पुस्तक नीचे से चौथी। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पुस्तक है और नीचे से पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी ये पुस्तक जो है ये ज्योग्राफी की पुस्तक। तो भूगोल की पुस्तक नीचे से चौथी और अंग्रेजी की पुस्तक ऊपर से 5वीं। तो ऊपर से 5वें स्थान पे जो होगा वो इंग्लिश का। अब देखो हिस्ट्री और सिविक्स तो एक साथ होना है, तो या तो वो 6 7 पे जाए, या तो 1 2 पे जाए, या तो 2 3 पे जाए। इसके लिए 3 कंडीशन। नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में 2 पुस्तक, तो सिविक्स के बीच में और इकोनॉमिक्स के बीच में 2 पुस्तक है। कौन ऊपर कौन नीचे हम तय नहीं कर सकते हैं, बस यही 4 इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्योंकि देखिए अभी इसको बैठा पाना संभव नहीं है। अगर हम हिस्ट्री को यहाँ और सिविक्स को यहाँ रख ले तो सिविक्स और इकोनॉमिक्स के बीच में 2 नहीं हो सकता। हिस्ट्री को यहाँ सिविक्स को यहाँ रख ले तो 1 और 2 करके इकोनॉमिक्स हो सकता है। सिविक्स यहाँ रख ले बैठ जाएगा। देखिए हिस्ट्री यहाँ और सिविक्स यहाँ रखेंगे तो सिविक्स और इकोनॉमिक्स के बीच में 2 नहीं होगा, सिविक्स और ज्योग्राफी के बीच में 2 होगा। लेकिन अगर हम 2 नंबर पे हिस्ट्री को और हिस्ट्री के जस्ट नीचे सिविक्स को रखते हैं तो सिविक्स और इकोनॉमिक्स के बीच में 2 है, तो हम 6 नंबर पे इकोनॉमिक्स की पुस्तक को रख सकते हैं। पहला और 7वां खाली रह गया, मालूम नहीं है। कहता है नागरिक शास्त्र और विज्ञान के बीच कितनी पुस्तकें हैं,
तो नागरिक शास्त्र, सिविक्स और साइंस के बीच, तो या तो साइंस यहां रख सकते हैं या तो साइंस 7 नंबर पे। कितनी पुस्तकें हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से दूसरी कौन सी अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो आवश्यक है? भूगोल और विज्ञान के बीच में 2 पुस्तक। अब सोचो, अगर हम ज्योग्राफी यहाँ है, 1-2 करके विज्ञान को यहाँ भी रख सकते हैं या 1-2 करके विज्ञान यहाँ भी रख सकते हैं। तो अगर हम ये वाला स्टेटमेंट पास करेंगे तो हम तय नहीं कर पाएंगे कि सिविक्स से 1 पुस्तक छोड़ के साइंस होगा कि 3 पुस्तक छोड़ के साइंस होगा, यानी ये मेरा सटीक नहीं है। गणित और भूगोल के बीच में 2 पुस्तक। अब सोचिए, फिर से तो वही बात हो गई, ज्योग्राफी यहाँ 1-2 छोड़ के मैथ यहाँ रखेंगे तो साइंस यहाँ आएगा, या 1-2 छोड़ के मैथ यहाँ रखेंगे तो साइंस यहाँ आएगा, यानी ये भी संभव नहीं है। अंग्रेजी और विज्ञान के बीच में 1 पुस्तक। अब देखिए, अगर इंग्लिश यहाँ है, 1 गैप करके ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन 1 गैप करके हम अगर साइंस को नीचे रख देते हैं तो गणित की पुस्तक ऊपर चली जाएगी। और पूछा गया है कि नागरिक शास्त्र और विज्ञान के बीच में कितनी पुस्तकें हैं, तो कंफर्म आंसर आ जाएगा कि 3 पुस्तक है, यानी ऑप्शन नंबर सी को रखने पर हम इसको 100% प्रूफ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बेहतर नहीं, बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इसको माना जा सकता है। काफी खूबसूरत और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बनाने में इसको बहुत आनंद आया होगा। अब देखिए, कहता है सर श्रृंखला में छूटा हुआ क्या है? तो देखिए, 2 दिखता है, 4 दिखता है, 6 दिखता है, तो अब यहाँ 8 दिखने वाला है। इसी तरीके से 15 से 12 दिखता है, 12 से 7 दिखता है। तो देखो, तो 15 से 12 के लिए पहले 3 की कमी, और फिर 12 से 7 के लिए 5 की कमी, तो 3 की कमी, 5 की कमी, तो अब 7 की कमी होगी। तो 7 में 7 गया, 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बच्चे इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएंगे। तो आंसर बी को कर लेना है। देखिए, डबल पी के पहले ओ दिखता है। अच्छा, यहां भी अगर हम डबल पी सोचे तो डबल पी के बाद भी ओ दिखेगा, तो डबल पी के बाद ओ दिखेगा, डबल पी के बाद ओ दिखा, उसके बाद एक गैप करके आर क्यू दिखता है, तो यहाँ डबल क्यू भी दिख गया। तो देखिए, ओ डबल पी ओ, ओ डबल पी ओ, अब एक क्यू चाहिए तो एक क्यू, उसके बाद आर, ओ डबल पी ओ, नहीं, ओ डबल पी ओ क्यू आर, क्यू क्यू, ओ डबल पी ओ क्यू आर, आर आर हो जाएगा। यहां अगर हम डबल आर रख, तो यहां भी डबल आर रख सकते हैं। देखिए, तो ओ डबल पी ओ क्यू डबल आर क्यू, ओ डबल पी ओ क्यू डबल आर क्यू, बाहर क्या निकला बाबू? पी क्यू आर ओ आर। ढूंढ लो किसमें है, पी क्यू आर ओ आर, पी क्यू आर ओ आर ऑप्शन नंबर डी में है। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वही बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग डी को लगा लेंगे। नेक्स्ट वन देखिएगा बाबू, ये तो मैथ का क्वेश्चन आ गया रे। 5 है, 5 है, 15/4 है, 5/2 है, 25/16 है, 35/64 है, 16 है, 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, नहीं, ये मैथ की श्रृंखला है, ये रीजनिंग की श्रृंखला बिल्कुल नहीं है। देखिए, कोई फल क्या नहीं है? वृक्ष नहीं। तो जितना भी फल है ना हमारे पास, कोई भी फल वृक्ष नहीं है। चलिए, फिर कहता है सभी पुष्प वृक्ष हैं।
और जितना भी पुष्प है कोई फल वृक्ष नहीं है, और सभी पुष्प वृक्ष है। जितना भी पुष्प है, जितना भी पुष्प है वो सारा का सारा वृक्ष। कहता है तब कौन सा सही होगा? कोई वृक्ष पुष्प नहीं है, तो कोई वृक्ष पुष्प नहीं है तो गलत है ना, क्योंकि सभी पुष्प क्या है? वृक्ष है। सभी पुष्प फल हैं, सभी पुष्प कभी भी फल नहीं हो सकते हैं, 100% दुश्मनी है। कुछ वृक्ष पुष्प है, तो देखिए जितना भी वृक्ष है उसमें से कुछ पुष्प है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि कुछ वृक्ष जो है वो पुष्प है। तो ऑप्शन नंबर बी को आंसर कर लेंगे। सभी मेजे पेटियां हैं, जितना भी मेजे हैं ये सभी की सभी मेज क्या है? तो पेटियां। ठीक है। और कुछ पेटियां खिड़कियां हैं। अब हम बात करें पेटियां की, तो कुछ पेटियां क्या है बाबू? तो खिड़कियां। ठीक है। कहता कुछ मेज खिड़की है, देख लो मेज और खिड़की के बीच इंटरकनेक्टिविटी है। पॉजिटिव बोलोगे तब भी गलत, निगेटिव बोलोगे तब भी गलत, इनके बीच सिर्फ पॉसिबिलिटी ही सही हो पाएगा। तो कुछ मेज हमें खिड़की नहीं दिख रहा है, यानी गलत हो गए। सभी पेटियां मेज है, सारा का सारा पेटी मेज के अंदर नहीं दिख रहा है, गलत हो गया। कोई खिड़की मेज नहीं है, तो देखिए खिड़की और मेज के बीच में इंटरकनेक्टिविटी है। अब पॉजिटिव बोलो चाहे निगेटिव बोलो सब गलत होगा। अब देखो निगेटिव मिला ना, जो कि गलत है, यहां भी गलत है। दो निष्कर्ष गलत है, दोनों में सेम एलिमेंट है, एक पॉजिटिव नेचर का और एक निगेटिव नेचर का है, और कुछ के साथ कोई नहीं का केस दे रखा है, यानी एक और तीन या तो में जाएगा। तो केवल या तो एक अथवा तीन निकलते हैं, यही हमारे लिए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट आंसर है। गुड इवनिंग बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए कहता है सर एल का अर्थ है कि प्लस कर दो, एम का अर्थ है कि आप माइनस कर दो, एन का अर्थ है कि इंटू कर दो, और पी का अर्थ है कि फिर से आप प्लस कर दो, दो बार प्लस करवाया है। चलिए 14 दहिया 140 और प्लस 42 और प्लस 2 और -8, यही होगा। 40 40 80 और 4 84। 184 में से 8 घटा देंगे तो 176 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रखा है। तो आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, यही बेस्ट होगा। देखिए लेसर साइन का मतलब है कि आप माइनस कर दीजिए, ग्रेटर साइन का मतलब है आप प्लस कर दीजिए, इक्वल टू का मतलब है आप गुना कर दीजिए, और डॉलर का मतलब है आप डिवीजन लगा। तो सबसे पहले बॉडमास का रूल अप्लाई करेंगे, तो 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है। अब 27 और 9 जोड़ेंगे तो 9 6 15 1 16 यानी 36, और -8 दूनी 16। जब 36 में से 16 घटाएंगे बच्चे तो 20 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से दे रखा है। तो परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लिया करो, 4 समीकरण चेक करने होंगे, चारों में कोई एक ही सही हो। देखिए 5 शहर पी क्यू आर एस और टी यानी 2 4 1 5 विभिन्न प्रकार के वाहनों से जुड़े हैं। पी क्यू तो कौन कौन है? तो पी है, क्यू है, आर है, एस है, यही 5 है। अब पहला स्टेटमेंट कहता है कि P और Q नौका और रेल से जुड़े हैं। तो P और Q का जुड़ाव किससे दिखने को मिला? तो नौका और रेल, ये दोनों चीज से P और Q जुड़ा हुआ है। S और R नौका से, S और R की अगर हम बात करें तो ये दोनों किससे? तो नौका से जुड़ा हुआ है। Q और T वायुयान से, Q और T की अगर हम बात करें तो ये वायुयान से जुड़े हैं।
पी और आर नौका से जुड़े। देखिए पी और आर की अगर हम बात करें तो पी और आर नौका से जुड़ा है, टी और आर रेल और बस से जुड़े हैं। तो टी और आर की अगर हम बात करें, टी और आर की बात करें तो ये रेल और बस से जुड़े। ठीक है, पूरा जितना एडजस्टमेंट करने कहा हमने सारा एडजस्टमेंट कर लिया। अब देखो क्या कहता है, आर से क्यू जाने के लिए कौन सा वाहन प्रयोग में लाया जा सकता है। अच्छा बताइए, आर से आपको कहाँ जाना है तो क्यू जाना है। ठीक है, तो देखो आर से हम नौका चढ़ के किसके पास जाएंगे, पी के पास, और पी नौका के माध्यम से ही कहाँ ले आएगा, क्यू के पास। यानी अगर आर से क्यू जाना है तो पहले आर को अगर हम टी के पास भेजेंगे तो टी से भी वो क्यू के पास जा सकता है। ठीक है, लेकिन आर और टी किससे जुड़ा है, तो रेल और बस से जुड़ा है। तो आर से टी तो हम रेल से या बस से चले जाएंगे, लेकिन टी से क्यू जाने के लिए हमको वायुयान लेना होगा, यानी साधन चेंज करना होगा। और यहाँ वो नहीं चाहता है कि आप दो साधन का प्रयोग कीजिए, वो चाहता है कि आप एक ही साधन का प्रयोग कीजिए। तब हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले हम आर से किसके तक पहुंचेंगे, तो पी तक पहुंचेंगे, क्या लेकर, नौका लेकर। और फिर पी से क्यू तक भी पहुंच जाएंगे हम नौका लेकर। यानी आर से क्यू जाने के लिए हम नौका का प्रयोग कर सकते हैं, तब हम एक ही वाहन प्रयोग में ला सकते हैं। अगर ये छूट दे दे कि आप एक से अधिक वाहन का प्रयोग करके पहुंचिए, तब हम लोग आर से टी तक आते और फिर टी से वायुयान पकड़ के क्यू तक का सफर कर लेते। लेकिन चूंकि एक ही वाहन का प्रयोग करना था तो हम नौका का सहारा लेके आर से क्यू तक पहुंच सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन देखिए, सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रोग हुआ, उपचार, संक्रमण, स्वास्थ्य लाभ और रोग का निदान। तो सबसे पहले क्या होगा, तो सर रोग आएगा, सबसे पहले रोग ही आएगा, ए नंबर। एक ही को ऑप्शन ए नंबर से दिया। अब रोग आया तो वो रोग फैलेगा और फैल करके संक्रमण में बदलेगा। जब संक्रमण में बदल गया तो हम उसका उपचार ढूंढने लगे। जब हम उपचार ढूंढने लगे तो उपचार ढूंढ लिए तो हमको स्वास्थ्य लाभ मिलने लगा। तब हम मार्केट में सबको बता दिए कि हमने इस रोग का निदान ढूंढ लिया। अगर जो समझदार बच्चे होंगे वो ऐसे ही पकड़ लेंगे कि एक ही ऑप्शन तो ऐसा रिएक्ट कर रहा है, वो अपना आंसर ए के साथ चले जाएंगे और यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले देखो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा कलर, फिर नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा कलर, फिर देखो एंटी क्लॉक घुमा है, फिर ये अपोजिट हो गया, फिर यहां गया यहां रह गया। इससे नहीं बनाइए क्योंकि इसमें बहुत वेरिएशन। चलिए आगे चलते हैं, देखो इसको समझो। पहले ये कहाँ देख रहा था, तो सर पहले ये देख रहा था साउथ में, फिर देखने लगा नॉर्थ ईस्ट में, फिर देखने लगा वेस्ट में, फिर देखने लगा साउथ ईस्ट में, फिर देखने लगा नॉर्थ। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम उस एरो की बात करते हैं तो एरो का मूवमेंट 135 डिग्री एंटी क्लॉक चल रहा है। पहले एरो यहां था, फिर एरो यहां गया 135 डिग्री, फिर एरो यहां गया 135 डिग्री, फिर एरो यहां पहुंचा तो 135 डिग्री, फिर एरो यहां पहुंचा तो 135 डिग्री। यानी अब फिर से 135 डिग्री चलते हुए एरो यहां दिखे। तो लीजिए सब में एरो यहां दिख रहा है। अब इस पे जाते हैं तो देखो 135 डिग्री, 135, 135, 135। तो अब दक्षिण से 135 जाएंगे तो यहां दिखेगा, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इस दोनों में सेम बचा हो। अब बात रह गया कि फिर से सर आपको तो इस पे आना ही पड़ेगा जिसको छोड़ करके आप जा चुके। तो ध्यान से देखिएगा, पहले एक घर आगे जाता है, फिर एक घर छोड़ के आगे जाता है, फिर एक और दो घर छोड़ के आगे जाता है, और फिर एक दो तीन घर छोड़ के आगे जाता है। तो जब चार घर छोड़ के आगे आएगा तो यहां आएगा, यानी बी नंबर कैंसिल हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो।
देखो हमने क्या किया, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन। पहले यहां था, यहां आया, फिर एक घर को छोड़ दिया और यहां आया, फिर एक और दो घर को छोड़ के यहां आया, फिर एक घर, दो घर और तीन घर को छोड़ के यहां आया। तो अब एक घर, दो घर, तीन घर और चार घर को छोड़ के यहां आएगा, जो कि डी नंबर में है, बी नंबर में नहीं है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। बहुत दिन के बाद इतना लेवल का क्वेश्चन देखने को मिला जो अंतिम अंतिम तक संघर्ष करवाता रहा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। देखिए, अगर मिरर को नीचे रख दोगे ना तो ये ट्रायंगल सीधे नीचे पलट जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब देखो, ये वाला ट्रायंगल ऊपर जा ही नहीं सकता है, तो बच गया बेचारा सी नंबर, इसी को आंसर बना लीजिए। देखिए, जैसे जैसे पेपर को फोल्ड किया वैसे खोल दो। अगर पेपर को आप खोल करके पहले इस रूप में लाओगे ना, तो ये जो इस तरह से रिएक्ट करता है, ये इस तरह से रिएक्ट करने लगे, इस तरह से ये पूरा फिगर रिएक्ट करे। अब अगर इसको पूरा आप इस तरह से खोलोगे तो ये फिगर आपको इस तरह से रिएक्ट करता हुआ दिखेगा, और फिर जब ऊपर खोलोगे तो ये फिगर आपको इस तरह से रिएक्ट करता हुआ दिखने लगेगा। यहां ठीक है। अब देख लो किसमें ये फिगर हमें दिख रहा है, तो नीचे संभव नहीं है आ पाना, नीचे तो सब में आ गया है जी नीचे। अच्छा हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसको फोल्ड किए है ना, ये फिगर हमें दिखना चाहिए। तो देखो ये फिगर कहाँ दिख रहा है, तो ए नंबर तो कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ डबल सर्किल यहाँ आ गया है। अब बी में यहाँ से गैप कर दिया गया, और सी में देखो यहाँ से गैप कर दिया गया डी में, तो बच बेचारा कौन गया, तो ऑप्शन नंबर सी बच गया। यही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है, तो आंसर हम लोग सी को लगा लेंगे। देखिए ये तो आसान सा चीज है, बस इस फिगर को कर देना है पूरा। तो इसका अपोजिट ये है तो इसका अपोजिट ये होगा, तो जैसे ही हम इसका अपोजिट लेने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एक साइड तीन लाइन है, यहाँ तीन लाइन क्लियर नहीं है, यहाँ चार लाइन है, और यहाँ नहीं, चार लाइन ही है बच्चे। बड़ा अच्छा फिगर दिया है, देखिए इसको पूरा कीजिए, ये अपने आप को इधर से लाएगा, ये अपने आप को इधर से, ये यहाँ ले जाएगा, ये यहाँ ले आएगा, ठीक है। और ये ऐसे निकलेगा, और यहां से जाके ये इस तरह से रिएक्ट है। एक इधर निकला है, पतला से निकालते हैं, तो ये यहां निकल जाएगा एक, फिर एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, और इधर से एक ऐसे गया, यहां से एक ऐसे आएगा, और इस पे ये दो फिगर बन, ये तो कट गया क्योंकि इस पे यहाँ पे गोल है। अब इसमें देखो ये कट गया क्योंकि यहां से ये नहीं निकला है। इसमें देखो ये वाली फिगर अंदर गोल है, तो बचा कौन सी। अच्छा क्वेश्चन था, काफी बारीकी से देखने वाला क्वेश्चन था, यानी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती। नेक्स्ट देखो, आर का एम से संबंध चाहिए ना, तो अगर मैं एम हूं तो एट दी रेट ऑफ को क्रॉस करूंगा, और एट दी रेट ऑफ को जैसे ही क्रॉस करूंगा बेटी से मिल जाऊंगा, और मेरी बेटी का एच भाई है, तो बेटी का भाई मेरा बेटा हो गया, और मेरे बेटे की पत्नी, तो बेटे की पत्नी मेरी बहू हो गई, और मेरी बहू की जो पुत्री होगी वो मेरी पोती होगी। बहू की पुत्री कौन होगी, तो पोती होगी। अच्छा ध्यान से देखो, इस 16 को अगर हम पकड़े और 4 से भाग दे दे, 4 मिल जाएगा, और इसी 4 को अगर हम 15 से, नहीं, इसी 4 को अगर हम 15 में से माइनस कर लेते हैं तो हमें 11 मिल जाएगा क्या। देखिए 36 को पकड़िए, इस 36 को हम 6 से भाग देते हैं तो 6 मिल जाएगा, और इसी 6 को अगर हम 13 में से घटा लेते हैं
तो 7 मिल जाएगा क्या? सेम काम अगर हम करें तो हमारे पास 64 है, हर बार हम भाग किससे देते हैं? यहाँ से, और जो भी संख्या आती है उसमें से घटा करके हम इसको प्राप्त कर लेते। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ 8 रख देते हैं तो अठी अठी 64 हो जाएगा, और 11 में से 8 अगर कमी करते हैं तो 3 मिल जाएगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, पंचभुज, नवभुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, सप्तभुज को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हम पंचभुज 3 को, पंचभुज से ऊपर जाएंगे तो षष्ठभुज, षष्ठभुज से ऊपर जाएंगे तो सप्तभुज, सप्तभुज से ऊपर अष्टभुज, और सबसे ऊपर नवभुज। 31,452 चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रखा है। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, के को जब आप एन से मिलवाने को जाओगे तो इक्वल इक्वल ग्रेटर में ग्रेटर स्ट्रांग है, यानी यदि के ग्रेटर देन एन होता ना तभी ये सही होता, अभी ये गलत है। जी को आर से मिलवाने जाओगे तो देखिए जी से आर तक जाने में ग्रेटर 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 में ग्रेटर स्ट्रांग है, यानी आर ग्रेटर है जी से, ये सही है। वही पूछा था दिए गए कथन के आधार पर सत्य है, तो यही सी नंबर निष्कर्ष सत्य है। तो इसको चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो गलत हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कहता है कि कौन सी आकृति निकटतम समानता यानी सिमिलैरिटी चाहिए, हमको ऐसा ही फिगर ढूंढ के निकालना है। तो ऐसा फिगर एरो बना हुआ ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर और कहीं नहीं दिखने वाला है। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार हम लोग व्यवस्थित करने वाले हैं। तो देखिए एफ ई ए, एफ ई ए, एफ ई ए, एफ ई ए और एफ ई ए कॉमन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कौन आने वाला है? तो सबसे पहले एल आने वाला है, यानी 2 नंबर। एल से आगे जाएंगे तो आर मिलेगा, यानी 1 नंबर। 2 और 1 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो डी को आंसर कर लेंगे, आगे सोचने की जरूरत है ही नहीं। देखो फिगर में मैट्रिक्स दे रखा है, पीछे से चेक कीजिए, जल्दी बनेगा। ठीक है, अब किसके लिए इसको चाहिए? तो कहता है इसी तरह आपका प्रश्न क्या है, तो डी को पहले चेक कर। डी के लिए 78 लिखता है। अब देखो तो यदि हम 7 में लेट कर जाएं और 8 में खड़े हो जाए तो हमारी मुलाकात पी से होगी। तो डी के लिए 78 नहीं हो सकता है, 58 में देखते हैं। 5 में लेट कर जाए और 8 में खड़ा हो जाए तो आई मिलेगा। तो डी आई के लिए 58 होगा, यानी ये भी गलत हो गया। 99 में जाते हैं तो 9 में लेट कर गए और 9 में खड़ा हो गए तो हमें टी मिल जाएगा, यानी 99 भी डी के लिए नहीं हो सकता है। जब 3 ऑप्शन को काट चुके हैं तो चौथा को कुछ करना ही नहीं है, वही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो आंसर डी को लगा लीजिएगा, परफेक्ट आंसर। देखिए 7 इंटू 8 दे रखा है। अच्छा, अगर हम इसको 7 इंटू 8 माइनस 1 कर ले तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, और सती सती 49 मिल जाएगा। इसी तरह से देखो 4 इंटू 4 दे रखा, अगर हम इसको 4 इंटू 4 माइनस 1 कर ले, यानी 4 इंटू 3 कर ले तो 12 भी मिल जाएगा। अगर सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हुए 9 इंटू 6 के पास जाते हैं तो 9 इंटू 6 माइनस 1 कर ले तो 9 इंटू 5, 9 पचे 45 आंसर हो जाएंगे। अब देख लो 45 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो प्यारे बच्चे आंसर हम लोग सी को कर लेंगे। देखिए कहता है सर कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो ए से डी तक का अगर हम सफर तय करना चाहें तो सी के ऊपर चाइना वॉल लगा है, यानी ग्रेटर और लेसर वाली स्थिति क्रिएट हो गई है, तो ए और डी के बीच तो रिलेशन बनेगा ही नहीं।
अगर हम बी की बात करें तो बी ग्रेटर है ए से, बिल्कुल सही है। लेकिन ई और ए के बीच में अगर हम देखें तो ई ग्रेटर है ए से, और यहाँ कहता है कि ए ग्रेटर है ई से, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। सी ग्रेटर है ए से, तो देखो सी सही में ग्रेटर है ए से, और फिर कहता है ए लेसर है ई से, तो देख लो ए सही में लेसर है ई से। यानी ऑप्शन नंबर बी ही जो है ना, यही हमारे लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो प्यारे बच्चे, आंसर हम बी को कर लेंगे। देखिए, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, बनाए गए घन में कौन सा अक्षर जोड़ा का विपरीत होगा? तो ए का अपोजिट यू, क्यू का अपोजिट ई और एल का अपोजिट बी है, याद रखोगे। तो देखो, ए का अपोजिट क्यू नहीं हो सकता, एल का अपोजिट यू नहीं हो सकता, लेकिन क्यू का अपोजिट ई हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन 10 नंबर के लिए आ गया आपका। कह रहा है कि परमाणु संख्या 38 वाला तत्व उपस्थित होगा। परमाणु संख्या 38 वाला तत्व किस में होगा? एटॉमिक नंबर 38 की बात किया जा रहा है। तो चलिए भाई, Z बराबर 38 दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कहिएगा 38। तो ये बताइएगा किस समूह में और किस आवर्त में होगा, यही ना सवाल है। तो सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं हम लोग, विन्यास। तो ये बताइएगा कितना होगा, जिसको हम लोग EC कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं। तो कहिएगा 1s2 होती है, 2s2 होती है, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, यहाँ पर 3p6 हो गया, 4s2 हो गया, यहाँ पर हो गया 3d। कितना हो जाएगा? तो आप लोगों को याद है ये? तो कहिएगा कि नहीं याद है, तो ये समझ लीजिए 1s हो गया, 2s हो गया, 2 आपका ये 2s हो गया, 3s हो गया, आपका 4s हो गया, यहाँ 5s हो गया, 6s हो गया। इसके बाद में यहाँ 2p हो गया, 3p हो गया, 4p हो गया, 5p हो गया। इसके बाद 3d हो गया, 4d हो गया, 5d हो गया, यहाँ पर 4f हो गया, 5f हो गया। और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में प्रवेश करेगा? इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें, ऐसे ऐसे प्रवेश करेगा ना ये। और ये लीजिए भाई, सबसे पहले इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, इस तरह से प्रवेश कर रहा है। इसके बाद में यहाँ पर ऐसे 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 हो गया, ऐसे हो गया, यहाँ पर इस तरह के प्रवेश कर रहा है ना। तो अब यहीं पर तो बातें करनी है आपको। देखिए, हमको भी तो लिखना ही पड़ेगा ना इसको। हाँ, ये देखिएगा 3d 4s2 हो गया। देखिए 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, उसके बाद उससे अधिक, उसके बाद उससे अधिक, और इसी क्रम में बढ़ते चला जाता है। तो बताइए 1s हो गया, 2s हो गया, 3p हो गया आपका, 3p6 4 आपका 1s 2s 2p 3s, ठीक है। 3s हो गया, 3p हो गया, 3p हो गया, 4s हो गया, 4s हो गया। उसके बाद में आपका 3d हो गया, 3d के बाद में क्या हो गया? कहिएगा 4p हो गया, और 4p के बाद क्या है? 5s हो गया, यहाँ पर 5s हो गया। उसके बाद में हमारा ये देखिएगा 5s हो गया, 5s हो गया। अब ये बता दीजिएगा यहाँ पर D में क गो होगा? 10 गो होगा, यहाँ 6 गो होगा, यहाँ पर 2 गो होगा। काउंट करो, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 12 आपका 6 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 20 आ 10 30 30 और 8 38 हो गया। तो अब बताइए पहला घर में क गो आ गया? पहला घर में 2 गो हो गया, दूसरा घर में 8 गो हो गया, तीसरा घर में 1 गो, यहाँ देखिए तीसरा घर में 2 6 6 और 2 8 और 10 18 18 गो हो गया ना यहाँ पर। तो ये कहिएगा कि जी सर 18 गो हो गया। और चौथा घर में क गो हो गया? तो कहिएगा चौथा घर में हमारा हो गया 8 गो, और ये पांचवा घर में हमारा हो गया, पांचवा घर में 2 गो हो गया। तब 5 गो घर होगा। और बताइएगा ये हमारा किस समूह में आता है? तो ये बता दीजिएगा कौन से समूह में आ गया। तो समूह संख्या जो होती है ना,
तो बता दीजिए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। 10 नंबर का आप लोग बता दीजिए कौन सा आंसर आ गया। तो 10 नंबर का हो गया, 1 नंबर आ गया ना। तो कहिएगा दूसरा का ए समूह और 5वें आवर्त में हो गया। तो इसका समूह संख्या कितना हो गया, तब ना हम लोग लिखते हैं 2 8 18 18 2 8 18 8 2। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 18 8 2। तो ये कह दीजिएगा समूह संख्या बराबर दूसरा का ए, और आवर्त की बात करते हैं, आवर्त बराबर कहिएगा 5वां। आवर्त क्या हो जाएगा, 5वां, 5th हो जाएगा, 5वें आवर्त का सदस्य है। ऐसे ही निकालना है आपको। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कहेंगे कि स्टील को आपका गर्म कर कर एक समान दर से धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया को कहा जाता है टेम्परिंग कहते हैं, कि अनिलीकरण के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है, अनिलीकरण कहते हैं। तो कहिएगा हाँ सर, इसका नाम हो गया अनिलीकरण कहते हैं, अनिलीकरण के नाम से जाना जाता है। टेम्परिंग नहीं, नाइट्री डाइकार्ड नहीं, एनिलीकरण कहते हैं। यानी कि उसको धीरे धीरे एक समान दर से आपका यानी ठंडा करने की क्रिया को कहते हैं एनिलीकरण कहते हैं। अगला है कि H2SO7 के लिए औद्योगिक नाम क्या होती है। पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया या ओलियम हो गया। इसको हम लोग कहते हैं ओलियम के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ओलियम कहा जाता है। इसको हम लोग ओलियम के नाम से जानते हैं। H2H2O7 ये H2SO4 को कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। लेकिन H2H2O7 को कहते हैं ओलियम के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग ओलियम के नाम से जानते हैं, ओलियम कहते हैं हाँ, ओलियम के नाम से इसको जाना जाता है। सूत्री विभाजन नहीं होती है। सूत्री विभाजन का मतलब कि माइटोसिस डज नॉट अकर्स इन, जीवाणु में कि हरे शैवाल में कि कवकों में कि वनस्पतियों में। उच्च वनस्पतियों में कौन सा विभाजन नहीं होती है, तो कहिएगा उच्च वनस्पतियों में। जीवाणु में कौन सा विभाजन नहीं, देखिए सूत्री विभाजन नहीं होता है जीवाणु में कि हरे शैवाल में कि कवकों में कि उच्च वनस्पतियों में। सही जवाब इसका आप लोगों को देनी है। तो कौन हो जाएगा, जीवाणु में कौन सा विभाजन होती है, जीवाणु में कौन सा विभाजन होती है, जीवाणु में कौन सा विभाजन होती है, कवकों में, हरे शैवाल में। तो जीवाणु में माइटोसिस मियोसिस की बात किया जा रहा है ना। जीवाणु में कौन सा विभाजन होता है, जीवाणु में तो आपका माइटोसिस की बात किया जा रहा है। तो कहिएगा कि इसमें हमारा आपका जीवाणु में डैश डैश प्रजनन होती है। तो जीवाणु तो हम लोग जानते हैं कि द्विविखंडन क्रिया द्वारा होती है ना, द्विखंडन द्वारा प्रजनन करती हैं, द्विखंडन द्वारा प्रजनन करती है ये, द्विखंडन द्वारा। जीवाणु में माइटोसिस होता है कि मियोसिस। तो सूत्री विभाजन बैक्टीरिया में ही नहीं होगा, बैक्टीरिया में नहीं होगी। सही जवाब हो गया बैक्टीरिया ही होगा। हरे शैवाल की बात किया जा रहा है, हरे शैवाल में होती है। इसमें समसूत्री विभाजन होती है। कौन होती है, समसूत्री विभाजन नहीं, इसमें माइटोसिस नहीं होती है, ए माइटोसिस होती है। क्या होगी, ए माइटोसिस हो जाएगी। सही जवाब। चलिए, सिप मोती किस वर्ग से संबंधित है। तब मोती हो गया मोलस्का संघ से संबंधित होती है। किस में आती है, तो कहिएगा सिपिया।
सिपिया हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ओसीटीओ ऑक्टोपस हो गया, ये सब के सब हमारा मोलस्का में आती है। आर्थ्रोपोडा जो होती है सबसे बड़ा संघ होती है जिसमें कीट वर्ग के सभी जंतु आते हैं, सबसे बड़ा संघ में आती है। सबसे बड़ा संघ में कौन आता है तो कहिएगा आर्थ्रोपोडा दूसरा सबसे बड़ा संघ होती है, सेकंड सबसे बड़ा संघ में आती है, सबसे बड़ा संघ सेकंड सबसे बड़ा संघ में यही ज़्यादा पूछता है। ऑक्टोपस सिपिया किस में आती है तो कह दीजिएगा कि सीप मोती किस वर्ग के अंतर्गत आता है, सिथुआ मोती सब नहीं होती है, वो सब का सब मोलस्का संघ के जंतु में आते हैं। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है। कीट की पहचान ट्रैकिया, तो एक बात बताइए, 3 टांगे, हाँ 3 टांगे तो कह रहा है कि उपरोक्त सभी कीट जो होता है किससे सांस लेता है, तो हम लोग कहते हैं कि कीट जो सांस लेता है वो ट्रैकिया से सांस लेता है। किससे? ट्रैकिया से सांस लेता है। हाँ ये बात तो सही है, ट्रैकिया से सांस लेती है वो। और 2 पंख होते हैं, 2 गो पंख, 3 गो टांगे भी होती है। क गो टांगे? 3 गो टांगे भी होती है इसमें, 3 गो टांगे भी कह रहा है होती है। तो सही जवाब हमारा आ जाएगा, इसका सही जवाब आ गया कि यहाँ पर क्या किसके द्वारा किया जाता है। कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है। 3 टांगे, 3 जोड़े टांगे, 3 जोड़े टांगे होती है। ट्रैकिया तो होती है जी। कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उनके पास क्या होने से की जा सकती है। 3 जोड़ी टांगे कह सकते हैं, 3 जोड़ी टांगे होती है। और सही जवाब बी नंबर ऑप्शन ही होगा हमारा, सही जवाब बी नंबर ही ऑप्शन आएगी। 3 जोड़ी टांगे से हम लोग पहचान कर लेंगे। कीट की पहचान अन्य जीवधारियों के अपेक्षा 3 जोड़ी टांगों से कर सकते हैं। हाँ 3 जोड़ी टांगे। जीवों की द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन होती है तो एक होती है जीनस और एक होता है स्पेसिस। जीनस और स्पेसिस इंग्लिश वाला सब गलती है यहाँ पर, देखिए जीनस होता है और स्पेसिस होती है, जीनस और स्पेसिस होती है। इसलिए बताइएगा सही जवाब कौन हो जाएगा तो कहिएगा 2 घटक आपका होती है, वंश और जाति होती है। द्विनाम पद्धति के 2 घटक होती है, वंश और जाति। कहिएगा वंश होती है एंड जाति होती है, वंश और जाति होती है। तो वंश और जाति ये हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है कि पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। पसीना का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होती है। हानिकारक लवणों का शरीर से निष्कासन, शरीर के तापमान का नियंत्रण, हाँ शरीर के तापमान को तो कंट्रोल करता है, शरीर से अनावश्यक जल का निष्कासन, हानिकारक कीटाणुओं का निष्कासन नहीं, शरीर के तापमान का नियंत्रण करने का काम करता है, शरीर के तापमान को कंट्रोल करने का काम करता है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन से समूह में केवल चालक तंत्रिकाएं मोटर नर्व्स होती है। मोटर नर्व्स किसमें होती है, खाली मोटर नर्व्स कौन किसमें पाई जाती है। मोटर नर्व्स की बात किया जा रहा है। मोटर नर्व्स, मोटर नर्व्स जो होती है ये आपका फेशियल, आपका ग्लैसो नहीं, इसमें मोटर नर्व की बात किया जाए, मोटर नर्व इसमें किसमें सिर्फ होती है। फेशियल, ग्लैसो फेरेंजियल, आपका ग्लैसोफेरेंजियल, ट्राइजीमिनल, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ मोटर न्यूरॉन, इसमें मोटर नर्व पाई जाती है, मोटर नर्व पाई जाती है। इस चीज़ को आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा आराम से इसको देखिएगा, लेकिन इतना ज़्यादा ट्विस्ट क्वेश्चन नहीं पूछने की संभावना है।
जब ब्रिक काम करना बंद कर देता है तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? जब ब्रिक काम करना बंद कर देता है तो विषाक्त पदार्थों को विषाक्त पदार्थ बॉडी से निकल नहीं पाता है। तो एक बात बताइएगा, वसा, शरीर में वसा जमा नहीं, प्रोटीन जमा, रक्त शर्करा और रक्त में आपका नत्र जनित माने नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में क्या होती है? जमा हो जाती है। डी नंबर ऑप्शन सही है। और जब ब्रिक काम करना बंद कर देता है तो आदमी को डायलिसिस पर भी ले जाना पड़ता है। डायलिसिस के माध्यम से वो जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट पदार्थ है उसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होती है। तो बताइएगा 65 का कौन सा आंसर आ रहा है आपका? तो सही जवाब हमारा डी नंबर आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जो मुंह, गले, पैर के नीचे ले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो यानी कि लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होने का मतलब ये हो गया कि ये त्वचा रोग हो गया, ये त्वचा रोग हो गया। त्वचा रोग बताइएगा विटामिन B1 की कमी से बताइएगा कौन होती है? बेरी रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। और स्कर्वी और पेलाग्रा की बात किया जा रहा है। स्कर्वी बताइएगा किसकी कमी से होती है? स्कर्वी, पेलाग्रा रोग की बात किया जाए तो सही जवाब इसका पेलाग्रा रोग होती है। कौन रोग होती है? पेलाग्रा रोग होती है ये, ठीक ना? हाँ, पेलाग्रा होती है ये, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। हाँ, एकदम सही जवाब हो गया। चलिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। किससे? विटामिन सी की कमी से। आगे बढ़ जाते हैं। पगमार्क तकनीकी का प्रयोग, ये लीजिए, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल हो गया। पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है वनों में पक्षी का अवलोकन करने में। वन में पक्षी का अवलोकन दुर्लभ है। वन्य जंतु के वध स्थल में प्रजनन के लिए, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, अन्य जंतुओं में गुदना गोदने के लिए, ताकि एक स्पेसिस का दूसरे से भेद किया जा सके। ये तो एकदम आप लोग यहाँ पर गलती कर दीजिएगा कि ये टोटली गलती हो गया यहाँ पर। अब बातें रही यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर आ जाएगी इसका? तो कहिएगा कि विभिन्न वन जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। विभिन्न वन जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। कौन मार्ग? पगमार्क तकनीकी का प्रयोग करते हैं। इसका सही जवाब रखिएगा कितना नंबर? तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब रखिएगा। तो नहीं, 67 का यहाँ आपका सी नंबर ना, सी नंबर रखना है। सी नंबर है, सी नंबर है, सी नंबर में है। जब श्वेत प्रकाश वायु के कांच में प्रवेश करती है, सुनिए, जब श्वेत प्रकाश है जो आपका श्वेत प्रकाश वायु से कांच में, वायु से जब कांच में प्रवेश करती है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल से सघन में जाए, प्रकाश के सभी अवयव रंग समान चाल से चलती है। तो कहिएगा नहीं, प्रकाश की चाल घट जाती है। गलत हो गया, समान चाल से नहीं चलती है। लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलती है। लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से, बैगनी प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलेगी। तो कहिएगा नहीं, लाल का अपवर्तनांक कम होता है। तो लाल प्रकाश, देखिए, लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलती है क्योंकि अपवर्तनांक सबसे कम होती है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होती है, इसलिए जो होती है ना, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? तो कहिएगा प्रकाश का रंग, देखिए यहां पर है प्रकाश का रंग। इसके पहले वाला सवाल 67 नंबर, उसके बाद 97 नंबर पर आ जाते हैं हम लोग। तो बता दीजिए इसका सही जवाब कौन सा होने वाला है इसका? कौन? बी नंबर होगा ना? हाँ, एकदम सही जवाब हो गया। लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक के लिए अपवर्तनांक का मान, अपवर्तनांक का मान जो होती है सबसे कम, सबसे कम होती है जिससे लाल प्रकाश में
जिससे लाल प्रकाश में लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलती है, जिससे लाल प्रकाश जो होती है सबसे अधिक चाल से चलती है, जिससे लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलती है। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे कम होती है, जिससे लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलती है। सही बात तो हो गया। ये लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। साधारण तुला किस सिद्धांत पर काम करता है? साधारण तुला जो होती है ना, बल युग्म नहीं, बल युग्म के सिद्धांत, हाँ तो रुक जाइएगा, बल आघूर्ण के एगो बल युग्म कह रहा है। तो लीजिए बल आघूर्ण कह रहा है, बल आघूर्ण टॉर्क के सिद्धांत पर, मोमेंट ऑफ, देखिए बल युग्म के सिद्धांत पर तो कहिएगा नहीं, द्वात खोलते हैं, चाहे वाहन का स्टीयरिंग होती है, दोलक के सिद्ध, ये दोनों तो एकदम गलती हो गया। साधारण तुला का आपका ये जो होती है, इसमें दंड तुला जो होती है, साधारण तुला एगो होती है हमारा, ये जो होती है एक होती है स्प्रिंग बैलेंस, हुक के सिद्धांत पर काम करती है। स्प्रिंग बैलेंस जो होती है, पहले ये बातें लिख दीजिएगा, बैलेंस हुक के सिद्धांत पर काम करती है, सिद्धांत पर कार्य करती है। लेकिन साधारण तुला में देखिएगा तो आघूर्ण, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करेगी, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करेगी। ये सही जवाब हो गया, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर ये काम करेगी। किस पर? बल आघूर्ण के सिद्धांत पर ये काम करती है। चलिए यहाँ पर साधारण तुला बल युग्म कह रहा है, एगो बल आघूर्ण, इस पर मिस्टेक लग रहा है। बल युग्म, बलों का युग्म होती है जब दो समान परिमाण के बल एक ही अक्ष पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं, तब बल युग्म का निर्माण होता है, जिनकी प्रवृत्ति वस्तु में घूर्णन गति प्रदान करवाना होती है। साधारण तुला बल युग्म के सिद्धांत पर काम करेगी क्या? साधारण तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? साधारण तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? ये देखिए कौगो क्वेश्चन है, अभी तो क्वेश्चन है यार, बहुत क्वेश्चन है अभी, बाप रे बाप। बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करना चाहिए, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती है ये। चलिए साधारण तुला जो होती है, सिंपल बैलेंस जो होती है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ के सिद्धांत पर काम कर, प्रिंसिपल ऑफ फोर्स मोमेंट पर, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती है, बल युग्म नहीं, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती है। चलिए ठीक है, यहां पर यही आंसर होगा हमारा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब इसका जवाब दे दीजिएगा। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? तो कहिएगा हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, एक होती है टेंडन, टेंडन होती है जिसको हम लोग कंडरा कहते हैं, कहिएगा बोन टू मसल, बोन टू मसल, कहिएगा हड्डी को मांसपेशी से, और एगो होती है लिगामेंट होती है, लिगामेंट को कहते हैं स्नायु कहते हैं, और ये कह दीजिएगा बोन टू बोन, बोन टू बोन कह दीजिएगा, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो मानव शरीर में दो हड्डियां होती है, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है? तो कहिएगा जोड़ों से या अस्थिबंध लिगामेंट से, अस्थिबंध से फ्रॉम लिगामेंट से जुड़ी रहती है। हो तो गया, लिगामेंट्स हो गया, स्नायु हो गया, बोन टू बोन। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मार्सिपियूल्स का उदाहरण है? तो ये कह दीजिएगा कंगारू, कंगारू जो होती है ना, कंगारू का बच्चा एक थैली में होता है, एक थैली में होता है, और तब तक उस थैली से नहीं निकलता है
तब तक उस थैली से नहीं निकलता है जब तक बेचारा वो चलने लायक, माने कि वो उस लायक नहीं हो जाता है। यही ना है? हाँ, सही बात तो है कि उसी यही बातें है यहाँ पर। तो बताइएगा इसका सही जवाब कौन सा होने वाली है? तो कहिएगा कंगारू में ये होती है मार्सुपियल्स होती है, मार्सुपियल्स कंगारू में, क्योंकि कंगारू के पास जो थैली होता है उसी थैली में उसका बच्चा होता है और वो तब तक उस थैली से बाहर नहीं निकलता है जब तक कि वो उस लायक नहीं हो जा रहा है। ठीक है, तो एकदम सही जवाब आ गया, 1 नंबर। अच्छा सवाल है। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक से पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को क्या कहा जाता है? कहिएगा यूट्रोफिकेशन के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे? यूट्रोफिकेशन कहा गया इसको। इसका नाम क्या रखा गया? यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन कहा गया है, यूट्रोफिकेशन कहा गया है इसको, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन होती है? तो कहिएगा गाजर होती है, गाजर। ये विटामिन ए की कमी से सबसे अच्छा सोर्स होती है, गाजर होती है। सबसे अच्छा स्रोत में कौन? गाजर हो गया। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? अरे भाई, हमारे शरीर में नमक की मात्रा पूछ रहा है, NaCl की मात्रा कितनी होती है? तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा लगभग जो होती है 0.4% होती है। इनऑर्गेनिक पदार्थ है ना, हमारे शरीर में नमक जो है ना इनऑर्गेनिक पदार्थ होती है, नमक की मात्रा लगभग 0.4% के आसपास होती है। अगला है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होती है टीबी। टीबी होती है, यक्षमा होती है, तपेदित होती है, तपेदित हो गया। ये जो होती है बैक्टीरियल डिजीज होती है। और टीबी के विरुद्ध में आपका कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? BCG का वैक्सीन दिया जाता है, बैसिलस कैलमेटिक यूरिन। और इसको कह दीजिएगा ट्रिपल एंटीजन के नाम से जानते हैं, ट्रिपल एंटीजन, ANTIGEN एंटीजन कहते हैं। इसमें जो होती है डिप्थीरिया होती है, डिप्थीरिया परट्यूसिस और टिटेनस, डिप्थीरिया परट्यूटिस टिटेनस होती है। तब ना हम लोग DPT का टीका जो होती है ना, ये 3 चीज़ों से बचाता है बच्चों को, डिप्थीरिया से, परट्यूटिस से और टिटेनस से बचाती है ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है? जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होती है? सही बात है, जिलेटिन का उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होती है? कोलाइड को बनने से रोकना, कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। तो सही जवाब तो आ गया हमारा, कौन हो जाएगा? तो कहिएगा कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकने का काम करता है। B नंबर ऑप्शन सही है। अगला है कॉपर सल्फेट। सुनिए, CuSO4 × 5H2O को कहा जाता है नीला थोथा, कहा जाता है नीला थोथा, चाहे तुतिया के नाम से जाना जाता है। सुनिए, FeSO4 × 7H2O को हम लोग कह देते हैं हरा थोथा कहते हैं, चाहे हरा कशिश कहिएगा, चाहे हरा कशिश के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर कह दीजिएगा ZnSO4 × 7H2O, इसी को कहिएगा श्वेत थोथा कह दीजिएगा, या चाहे सफ़ेद कशिश कह दीजिएगा। MgSO4 × 7H2O को कहा जाता है, यहाँ पर कहते हैं एप्सम साल्ट, एप्सम साल्ट के नाम से जानते हैं, एप्सम सॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो बता दीजिएगा CuSO4 × 5H2O में किस प्रकार का बंधन विद्यमान है? अब लीजिए, CuSO4 × 5H2O की बात करते हैं तो ये कह दीजिएगा Cu++ एंड SO4- हो गया। और जब जल को तोड़िएगा तो जल में क्या मिलेगा? तो कहिएगा O और यहाँ H और यहाँ पर भी H और 2 गो लोन पेयर हो गया इसमें। तो बताइएगा विद्युत संयोजक और सहसंयोजी, फिर करें कि वैद्युत संयोजक, सहसंयोजी, समन्वयी, उपसहसंयोजी,
कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट भी होती है क्या इसमें? बताइएगा, क्या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होती है? तो आप बता दीजिएगा कौन सा आंसर आने वाली है इसका। तो कहिएगा विद्युत संयोजक है आपका, हाँ आयनिक, आयनिक बंधन भी विद्युत संयोजक है, इलेक्ट्रोवैलेंट भी होती है, कोवैलेंट भी है, कोऑर्डिनेट सब कोवैलेंट भी होती है। कोऑर्डिनेट माने कि तीर के बंधन वाला भी होगा इसमें। देखिए तीर के बंधन वाला में आप देखिएगा तो सीयू एसओ, हाँ यहाँ तीर का बंधन वाला भी बंधन होगा। सी नंबर ऑप्शन सही है। लीजिए अगला है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ता है? समूह में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव, आयनन विभव जो होता है ना घटता है, डिक्रीज, DECR, डिक्रीज माने घटता है, लिख दीजिएगा डिक्रीज करता है, घटता है। विद्युत ऋणात्मकता भी क्या करेगा? घटेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या होगा? तो कहिएगा घटेगा। परमाणु का त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा। परमाणु का त्रिज्या और आकार बढ़ता है। चलिए डी नंबर ऑप्शन सही है। आपका ग्रुप ए रक्त वाला व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? रक्त दिया जा सकता है। सुनिए एक बात बताइएगा, यहाँ पर हमारा ए हो गया, यहाँ पर हमारा बी हो गया, सुनिए यहाँ पर ए बी हो गया और यहाँ पर ओ हो गया। समझिए बातों को, हम जो समझा रहे हैं वो समझ जाइएगा। ये खुद वाले को दे सकता है, खुद वाले से ले सकता है, खुद वाले को दे सकता है, खुद वाले से ले सकता है, खुद वाले को दे सकता है, खुद वाले से ले सकता है, खुद वाले को दे सकता है। देखिए यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, खुद वाले को दे सकता है, खुद वाले से ले सकता है। सुनिए लेकिन इसमें सबको दे सकता है कौन? तो कहिएगा ओ वाला इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, अपने वाले को भी देगा। और सबसे ले सकता है कौन हमारा? तो सबसे ले सकता है ये हमारा, ये भी इससे भी लेगा, इससे भी लेगा, इससे भी लेगा, खुद वाले से भी लेगा। तो बताइए ब्लड ग्रुप ए वाला, ब्लड आपका ग्रुप ए वाला, ए रक्त वाला व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो बताइए ए वाला किससे किससे लिया है? ओ वाला से लिया है, खुद वाला से लिया है। ए और ओ से, ए और ओ से, ए और ओ से आपका दिया जा सकता है। देखिए ये आपका ए वाला इससे ले रहा है और अपने वाले से भी ले रहा है। समझ गए ना, अपने वाले से भी ले रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान। उपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है। सुनिए उपचयन का मतलब हो गया यहाँ पर क्या? ऑक्सीडेशन। सुनिए मेरी बात, ऑक्सीडेशन के लिए आप लोग कह दीजिएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होती है उपचयन। उपचयन का मतलब होती है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है। कहिएगा हाइड्रोजन का वियोग होती है, हाइड्रोजन का वियोग होती है। और एक बात बताइए, रिडक्शन की बात किया जा रहा है। चलिए रिडक्शन की बात किया जाए कि रिडक्शन में क्या होगा, जिसको हम लोग कहते हैं अपचयन के नाम से जानते हैं। तो इसको क्या बोलिएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दीजिएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर कहिएगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कह दीजिएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर कहिएगा ऑक्सीजन का वियोग कह दीजिएगा, इसमें ऑक्सीजन का वियोग। तो लो भाई निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? उपचयन माने ऑक्सीडेशन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, परमाणु से इलेक्ट्रॉन अगर रहता तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। अपचयन अभिक्रिया का परमाणु में प्रोटॉन की क्षति होती है। अपचयन अभिक्रिया के परमाणु में प्रोटॉन, आप देखिए अपचयन अभिक्रिया के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है। तो कहिएगा अपचयन माने रिडक्शन में। अब ये बताइए 109 का आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर? 109 का, चलिए भाई सही सही जवाब दे दीजिए। हम दोनों बातें लिख दिए हैं, ये ऑक्सीडेशन के लिए भी लिखे हैं और रिडक्शन के लिए भी, दोनों बातें हमने लिख दिया है। चलिए फटाफट बतला दीजिए कौन सा आंसर आने वाली है इसका। चलिए आप बताइएगा यहाँ पर, जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए कौन सा होगा। तो एक ही नंबर ना होगा, परमाणु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है। चलिए द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इन द एटम ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है।
अगला है निम्नलिखित में कौन सा पथरी के गठन का कारण बनती है? तो कहिएगा पथरी का गठन होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट OXALAT ऑक्जेलेट का कारण बनती है। अधिक पानी पीना, डायबिटीज मेलिटस, ऑक्जेलेट से भरपूर नट्स लेना, पथरी बनने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक ऑक्जेलेट से भरपूर नट्स लेना। सही बात। पालक ज़्यादा खाइएगा, टमाटर ज़्यादा खाइएगा, तो कहिएगा पालक टमाटर ये सब ज़्यादा खाने से ये बीमारी हो सकती है, यानी कि पत्थरनुमा संरचना का निर्माण हो सकती है जिसको पथरी का नाम दिया गया है। तो बताइएगा अधिक पानी गठन का कारण नहीं, अरे नहीं, अरे बाबा नहीं है, गजब 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 गजब, अरे यार गठन नहीं है, नहीं है। तब पथरी नहीं होगा कब? जब अधिक पानी पीजिएगा तब। अरे बाबा ये तो मिस्टेक हो गया था, नहीं है लिख रहा है, ठीक ना, नहीं है। अधिक पानी पीने से पथरी की बीमारी नहीं बन पाती है। सही बात है, पथरी की बीमारी नहीं बन पाएगी कब? जब अधिक पानी पीजिएगा तब। निम्न में कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो ये तो सब लोग बता दीजिएगा कि खरीफ फसल इसमें से कौन नहीं है। 111 नहीं है जी, 111 नहीं है, नहीं 111 सर जी नहीं है। 100 कौन है हमारा? 12 है। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है, तो खरीफ की फसल कौन नहीं है? तो कहिएगा गेहूं हमारा खरीफ की फसल नहीं होती है। चलिए गेहूं हमारा खरीफ की फसल नहीं होती है, सही बात है, गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। चलिए बन गया यहाँ पर हाँ गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, रब्बी फसल के अंतर्गत आती है, रब्बी फसल, इसको कह दीजिएगा रब्बी फसल, रब्बी फसल के अंतर्गत आती है, रब्बी फसल हो गया, फसल के अंतर्गत आती है, बाकी सब खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। चलिए ओके बाय, थैंक यू, इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।